ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। नमस्ते, भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। हमने इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्रों की जो संस्कृत व्याकरण में जो उपयोगिता है उसका भली भांति विचार किया था। विद्यार्थियों, आज आपके लिए एक संदेश है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पीएससी में अलग अलग माध्यम से संस्कृत की परीक्षाएं ली जाती हैं। मेरा माध्यम से मतलब यह है कि बहुत सारी लोक सेवा आयोग हैं जिसमें संस्कृत का जो प्रश्न पत्र है वो संस्कृत माध्यम से आता है, कुछ का हिंदी माध्यम से आता है। तो आज से, क्योंकि ये हमारी संस्कृत की तीसरी कक्षा है और आज से मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि थोड़े लघु लघु वाक्यानि वयं संस्कृत माध्यमेन वदिष्यामः। अस्माकं मनसि एतद् अनावश्यकं भयं वर्तते यत् संस्कृतं कठिनं कठिनं। मैंने पहले भी कहा था कि संस्कृतम अस्माकं पूर्वजानां भाषा आसीत्, संस्कृतम अस्माकं रक्ते अस्ति। संस्कृत हमारे रक्त में है, अतः संस्कृतम कठिनम न, परंतु अस्माकं मनसि यत् भयं वर्तते यत् कठिनं 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 तदेव संस्कृतं कठिनं भवति, नो चेत् संस्कृतम अतीव सरलम मधुरम कर्णप्रियम च वर्तते। अतः अब से हमें थोड़ा सा अभ्यास और उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं जैसा कि आप लोगों से सदैव कहता हूं कि ये निःशुल्क कक्षाएं हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। एक मन में इच्छा थी कि मैं आप लोगों तक कैसे आऊं और यही सोचकर के ये क्लब जो है वो मैंने शुरू किया। आराम करना अच्छा नहीं लग रहा था, आप लोगों के साथ आना, मिलना जुलना और बात करना अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। मैं आप लोगों से एक समर्पण मांगता हूं कि इन कक्षाओं को आप इस दृष्टि से नहीं देखें कि मैं आपसे साक्षात नहीं हूं। आप यूं मानिए कि ये कक्षा है जिसमें हम आपस में संवाद कर रहे हैं, आपस में पढ़ रहे हैं। इस भाव से यदि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। विद्यार्थियों, हमने संस्कृत वर्णमाला की बात करी थी, माहेश्वर सूत्रों की हमने बात करी थी, और आज जो है हम संस्कृत के वर्ण विचार को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको साक्षात डायरेक्ट हम उस बिंदु पे आ जाते हैं। जब हम वर्ण की बात करते हैं तो सामान्यतया संस्कृत में 3 प्रकार के वर्ण होते हैं, चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। वर्ण का जो विभाजन है वो 3 ही प्रकार से होता है। एक तो स्वर है, एक व्यंजन है और एक अयोगवाह है। अब मैं जो 5th और 6th क्लास में बता दिया जाता है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वो परिभाषाएं मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बहुत उपयोगी है उसी की हम चर्चा करेंगे। तो स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोगवाह क्या है, ये यथास्थान जब भी इनका प्रसंग आएगा तब मैं बताऊंगा। संस्कृत वर्णमाला में आज हमारा जो बिंदु है वो है स्वरों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, जो स्वर है इसका सामान्यतया हम कहते हैं कि भाई जिन वर्णों के उच्चारण में नाभि विवर से उठने वाली जो वायु है वो मुख विवर से बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट या बाधा के साक्षात बाहर आ जाती है, वो स्वर है। ऐसी परिभाषा है। तो देखिए, अब संस्कृत में स्वर की यदि आपको परिभाषा की बात यदि कहें तो देखिएगा, मेरे साथ साथ लिखते रह जाइएगा। स्वतंत्र
स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा, ये उच्चार्यमाणा जो है ना, उच्चारण किए जाते हुए, शानच प्रत्यय है उच्चार्यमाणः। फिर क्योंकि वर्ण एक वचन है, वर्णः, वर्ण वर्ण वर्ण, वर्ण शब्द जो है वो घय प्रत्यय से बनता है, और घय प्रत्यांत जितने भी शब्द हैं संस्कृत में वो सारे के सारे पुल्लिंग होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणा वर्णः स्वरः कथ्यन्ते, और स्वर का बहुवचन प्रयोग कर दिया, कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते, माने कि ऐसे वर्ण हमारी वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में एतादृशः वर्णा येषां उच्चारणं स्वतंत्रतया भवति, अर्थात ये वर्ण स्वतंत्र है, ये परतंत्र नहीं है, ये पराश्रित नहीं है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका ये जो बिंदु है, ये हिंदी और संस्कृत में करीबन आपको हिंदी में भी बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि हमने यदि मां के स्वरूप को जान लिया तो उससे संबंधित जो संतति है उसका स्वरूप तो हमें स्वयंमेव ज्ञात हो जाता है। तो देखिएगा, कहते हैं कि स्वतंत्रतया स्पष्टम उच्चार्यमाणः वर्णः स्वरः कथ्यन्ते। अब यदि इस परिभाषा को आप 4 बार 5 बार इस प्रकार से मेरे साथ यदि बोल लोगे तो कभी जीवन में भूलोगे नहीं। महाभाष्य में कहा गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरः, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ये टॉपिक जो है, ये बिंदु जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और वैसे हम हर काम परीक्षा की दृष्टि से क्यों करें। मेरी ये जो कक्षाएं हैं इसके पीछे मेरा एक ही लक्ष्य है। परीक्षा तो आप लोगों का एक आनुषंगिक फल हो गया, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि ये जनः संस्कृतम कांक्षन्ति व संस्कृत शिक्षितुम इच्छन्ति, जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं तेषां कृते अपि एषा कक्षा उपयोगी स्यात्, उनके लिए भी उपयोगी हो। तो ये ध्यान रखो, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, ऊपर वाली परिभाषा का ये सार है एक तरह से, मानी जो स्वयं प्रकाशित हो जाते हैं। राजन्ते दीप्त अर्थ में धातु है राज, स्वयं राजन्ते इति स्वरः, जो स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं वो स्वर है। और विद्यार्थियों, कल हमने माहेश्वर सूत्रों की बात करी थी, तो मैंने आपको वहां पर एक प्रत्याहार बताया था, क्या, अच। और संस्कृत में ये बहुत बार आपको आएगा कि अचस्वरा हल व्यंजनानी, जो अच प्रत्याहार है वो स्वर है, और जो हल व्यंजनानी, हल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो है वो सारे के सारे व्यंजन है। तो अचस, जैसे यना अंतस्ता, शला उष्माण, ये जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लो, ध्वनि को इतना ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा, आप कतई ये नहीं सोचें कि हम आमने सामने नहीं है। तो अचस्वरा, अब देखिए अच जो है, अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वो संस्कृत की दृष्टि से स्वर कहलाते हैं। इसका तात्पर्य यह है। अब यहां पर कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए, यदि संस्कृत वर्णमाला मानी संस्कृत माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ये रीट में पूछा गया प्रश्न भी है, अनुसार यदि स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अ, ई, उ, री, ली, ए, पहले वैसे ओ आता है, ए, ओ, आई और औ, ये जो है एतावन्तः नवस्वराः सन्ति संस्कृत वर्णमालायां। और संस्कृत वर्णमालायाः तात्पर्यं किं वर्तते? माहेश्वराणि सूत्राणि। तो माहेश्वर सूत्र जो है उसमें उसके अनुसार जो स्वरों की जो संख्या है वो 9 है। एक मैं और आपको संदेश देना चाहता हूं, जो मेरे विद्यार्थी संस्कृत विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं या किसी और विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से एक आग्रह है मेरा कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को ढंग से पढ़ते नहीं है और तुरंत उसका उत्तर दे डालते हैं। अब देखिए, एक दृष्टि से स्वरों की संख्या 9 है, एक दृष्टि से स्वरों की संख्या 13 है, और एक दृष्टि कहती है कि 21 या 22 स्वर भी होते हैं, और एक दृष्टि में प्रत्येक स्वर के 18-18 भेद होते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक दृष्टि कहती है कि स्वरों के 9 भेद हैं, एक दृष्टि कहती है 13 भेद है, एक कहती है कि 21 या 22 भेद है।
और एक एक दृष्टि यह भी कहती है कि प्रत्येक स्वर के 18 भेद हैं, किसी के 12 भेद हैं, किसी के 30 भेद हैं। हमें जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न को ध्यान से आपको देखना है, और ध्यान से देख करके यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से कहीं गलत नहीं करोगे, ये पक्की बात है। अब देखो, यदि सामान्यतः आपसे प्रश्न करे कि स्वराणाम कति संख्या, और नो है ही नहीं उसमें, 13 भी नहीं है, तो 21 और 22 दोनों नहीं होंगे, या तो 21 होगा या 22 होगा, उसमें से आपको एक चुनना है, पहली चीज। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूं कि 21 या 22 जो है वो किसके अनुसार है, पाणिनीय शिक्षा। देखो, महर्षि पाणिनि ने एक पुस्तक तो अष्टाध्यायी लिखी, हम सभी जानते हैं, और दूसरी पुस्तक जो थी वो पाणिनीय शिक्षा थी, और वर्णोच्चारण शिक्षा का अद्भुत अद्वितीय ग्रंथ है, वो सभी को पढ़ना चाहिए। उस पाणिनीय शिक्षा में 21 या 22 वर्ण है, या तो 21 या 22, और इसीलिए विद्यार्थियों ध्यान दो, संस्कृत वर्णमाला में पूरे संपूर्ण वर्णों की जब हम बात करते हैं तब हम कहते हैं कि त्रिषष्टि चतुष्षष्टि व वर्णा शंभु मते मता, कि 63 या 64 वर्ण शंभु कौन, भगवान शिव माने पाणिनि के मत में मता माने माने गए हैं। और उसी पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या 21 या 22 है। और यदि मैं व्यावहारिक दृष्टि से बात करूं, व्यावहारिक दृष्टि से यदि बात करूं तो स्वरों की जो संख्या है वो 13 है। और यदि मैं माहेश्वर सूत्रों के अनुसार में बात करूं, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि बात करूं तो स्वरों की संख्या 9 है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब ये 9 कौन से हैं, तो ये है। अब व्यावहारिक दृष्टि से कैसे, देखो, व्यावहारिक दृष्टि से मानी व्यवहार में अ का दीर्घ आ माना जाता है, बोलो हाँ के ना। ई का जो दीर्घ है वो ई माना जाता है, ऊ का दीर्घ ऊ माना जाता है, री का दीर्घ ये री जो इस तरह से है, और ये री का दीर्घ होता नहीं, और इनका कभी ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ ही होते हैं, तो इनका दीर्घ नहीं होता, इनका ह्रस्व नहीं होता, ऐसे मान लो। अब देखो, अब इनको गिनोगे तो 9 तो ये थे, कौन से, जो मैंने माहेश्वर सूत्रों के अनुसार बताए, और 4 इसको व्यवहार में यदि आप जो हम अ के साथ में आ भी तो बोलते हैं, इस दृष्टि से यदि बात करेंगे तो कितने हो गए, 13। तो व्यावहारिक दृष्टि से जो स्वरों की संख्या है बोलो कितनी हो गई, वो 13 हो गई। अब पाणिनीय शिक्षा, ये आता है आपका आगे पूरा विश्लेषण। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज, क्योंकि ये बड़ा उलझा हुआ क्लिष्ट विषय है, हमारे ऋषि ने, हमारे ऋषि मुनि ने, हमारे संस्कृतज्ञों ने किसी स्वर को कितनी प्रकार से, कितनी तरह से, कितनी भांति से उसको देखा है, वह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो ये आनंददायक भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करेंगे। देखो, 9 और 13 की हमने बात कर दी, और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 21 या 22 वर्ण होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। यहां से एक प्रश्न पक्का है। चलिए, तो 21 या 22 कैसे होते हैं, इस दृष्टि से फिर देखिएगा, हमें यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है स्वराश्च त्रिविधा, स्वर जो है स्वराश्च, स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहले हम ऐसे सीखेंगे, त्रिविधा। देखो, संस्कृत देख करके डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। यदि आप लोगों के मन मानस में यह है कि मुझे संस्कृत सीखनी है, तो मैं यहां इस जगह से आपको संस्कृत सिखाऊंगा, लेकिन हमारे मन में यह भाव होना चाहिए। तो केवल मेरा भाव मुझ तक है, आपका भाव, प्रत्येक व्यक्ति का भाव अपने आप लोगों के साथ जुड़ा है। तो कहते हैं कि स्वराश्च त्रिविधा, स्वरों के 3 भेद होते हैं। सामान्यतया जब हम बात करते हैं तब स्वरों के 3 भेद होते हैं, और ये जो भेद है ना, ये कालकृत भेद है। कौन से भेद है, कालकृत भेद है। स्वरों में 3 प्रकार के भेद होते हैं। एक तो कालकृत होता है, एक स्थानकृत होता है, एक नासिकाकृत होता है। अब देखो, ये जो कालकृत भेद है, इसको बताने वाला क्या कोई सूत्र है क्या विद्यार्थियों? मैंने कल आपको कहा था कि संस्कृत व्याकरणे किमपि कार्यम सूत्रम विना न भवति, सूत्र के बिना कोई भी काम नहीं होता। और हमारा ऋषि महर्षि पाणिनि ने क्या ये कहा कि मुख नासिका वचनो अनुनासिका, मुख नासिका ओह नहीं, हम कालकृत की बात कर रहे हैं, क्षम्यताम, स्वराश्च त्रिविधा। इसमें कालकृत भेद पहले हम बात करेंगे। कालकृत भेद करने वाले जो सूत्र है वो ये है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुत।
उकालो ध्रस्व दीर्घ क्लूतः, ये इसको ढंग से लिख लीजिएगा, दीर्घ क्लूतः। अब इस सूत्र की वृत्ति में मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, मैं दो तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। एक तो ये इन कक्षाओं के माध्यम से, दूसरा एक हम इस प्रकार का कुछ जो है आपको सूचना दे दी जाएगी, कुछ नोट्स में आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, उसमें इनका पूरा स्पष्टीकरण लिखेंगे। क्योंकि ये कक्षाएं में जो मेरा टारगेट है वो शिक्षक है, महाविद्यालय जो बच्चे विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं वो भी हैं, और साथ साथ में जो उच्च प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जैसे कॉलेज लेक्चरर और प्रथम श्रेणी की परीक्षाएं, उसके लिए कुछ और इसमें हम बताएंगे। तो ये कालकृत भेद करने वाला जो है वो क्या है, ये सूत्र है उकालो ह्रस्व दीर्घ क्लूतः। अब इसमें नीचे वो लिखा है कि ऊष 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 वह, ऊष 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 वह, वाम काल इव कालो यस्य सो अच् क्रमशः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः संजय स्यात्, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन उसकी व्याख्या बाद में करूंगा। ये कालकृत भेद कैसे है? काल का मतलब तो समझिए समय, माने कुछ स्वर हैं जिनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखो ये ह्रस्व स्वर रहा विद्यार्थियों, ये देखो ह में र है। हम लोग करते क्या है कि संयुक्त वर्णों को लेकर के हम बड़ा गड़बड़ घोटाला करते हैं। देखो जब ह में जब र जुड़ता है ना, तब ये आप मेरे साथ सीख लीजिएगा, र बनता है, और ह में जब री जुड़ता है तब क्या बनता है, ये ह लिखिएगा, और ये देखो ये री लिख दीजिएगा, ये री बन गया। ह में जब व जुड़ता है तब ये क्या बनेगा, वह, जैसे वेल, आह्वान, इस प्रकार के शब्द जो है। ह में जब न जुड़ता है ना, जैसे चिन्ह, ये सब बहुत गड़बड़ लिखते हैं हम, चिन्ह, चिन्ह को हम ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है पूरी तरह से, ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध ये रहा आपका चिन्ह, या फिर ह में इस तरह से न भी लिख सकते हो। ब्रह्मा सब जगह गलत लिखा होता है, सिन्ना गलत लिखा होता है, तो ह में म जोड़ोगे तो ये ह और इसके साथ में क्या, ये म, ब्रह्म। इस लेकिन हम कैसे लिख देते हैं, ब्रह्मा ऐसे लिख देते हैं, ये कि जो कि गलत है। और ह में जब ल जुड़ता है तब ये देखिएगा, ये ह में ल जुड़ेगा तो ये ल इस तरह से बनेगा, और ह में जब द जुड़ता है तो ये इस प्रकार से ह और ये द जुड़ेगा। तो हमें ये ध्यान रखना, देखो ये र दिखाई दे रहा है, ये री दिखाई दे रहा है, ये व न म ल, हम हिंदी की कक्षा में इसके बारे में बात करेंगे। और लेकिन अभी क्योंकि यहां पर ये आया, और मैं कई बार देखता हूं विद्यार्थी करते क्या है, ये ह लिखा और ये कुछ ऐसे कर देते हैं नीचे। ये मैं आपका चरित्र चित्रण कर रहा हूं, मानी कि अब जो चाहिए वो ले लो, ह में र दिख रहा है तो र ले लो, री है तो री ले लो, व देख लो, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये करने की जो परंपरा है ये छोड़ दो, ये मत करो, स्पष्ट वर्ण आने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार बहुत सारे संयुक्त वर्ण हैं, हिंदी में हम इनको व्यंजन गुच्छ कहते हैं। जब हम व्यंजन गुच्छ की बात करेंगे तब हम उस दिन हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपने देख लिया होगा। चलिए, तो यहां पर ह्रस्व क्या है, तो ह्रस्व स्वर जो है वो क्या है, तब कहा कि एक मात्रा कालीन, मेरे साथ साथ लिखिएगा, एक मात्रा कालीन उच्चार्यमाणा, देखो उच्चार्यमाणा यहां भी आया था, उच्चार्यमाणा स्वराः, इनको मैं मिटा रहा हूं, उच्चार्यमाणः स्वराः ह्रस्व स्वराः कथ्यन्ते या भवन्ति, अस्माकं यादृशी इच्छा अस्ति तादृशः प्रयोगः वयं कर्तुं शक्नुमः। तो एक मात्रा काले उच्चार्यमाणाः स्वराः ह्रस्व स्वराः भवन्ति। एक मात्रा का मतलब क्या है, एक तो मात्रा और वर्तनी इन दोनों में बड़ा घोटाला है। मात्रा का मतलब हम आम तौर पर हम क्या करते हैं कि क पर एक ही मात्रा, क पर ऐ की लगा दो मात्रा, तीन मात्रा, ऐसे नहीं होता है। ये मात्राएं है ही नहीं, ये तो वर्तनी है। शब्द या शिरोरेखा के आगे पीछे ऊपर नीचे लगने वाली जो दर्शाने वाली जो स्वरों को व्यंजन में स्वरों की मात्राएं दर्शाने के लिए जो होती है वो वर्तनी होती, मात्रा नहीं है वो। ये हम लोक व्यवहार में ऐसा कहने लगे हैं। मात्रा का मतलब है वर्णों के उच्चारण में लगा समय, और ये रीट में आया हुआ है। वर्णों के उच्चारण का जो कालमान है वो रीट है, सॉरी वो जो है वर्णों के उच्चारण का कालमान जो है वो मात्रा है।
तो यहां पर ये देखिएगा, ये वर्तनी अलग है, मात्रा अलग है। तो मात्रा होती क्या है? एक मात्रा, मात्रा का मतलब है किसी वर्ण के उच्चारण में लगा समय। देखो, और उसके लिए उन्होंने कहा, महर्षि पाणिनि ने कहा उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उन्होंने ऐसे कहा कि ऊच, या इसे अलग लिख देता हूं, ऊच ऊच ऊच। देखो ये वाला जो है ना, ये ह्रस्व है, इसका ह्रस्व उच्चारण करेंगे, अभी करेंगे अपन। ये इसका दीर्घ उच्चारण होता है और इसका प्लुत उच्चारण होता है। ये मात्रा है। आमतौर पर हम कहते हैं कि इसको समझाने के लिए महर्षि पाणिनि ने, मैंने कहा आपसे कोई प्रश्न करे कि कालकृत भेद बोधकम सूत्रम अस्ति, तो ये सूत्र याद रखना है, कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, सेकंड गेट वाले विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अब यहां पर देखिएगा, ये कहते हैं कि ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब क्या है? जिसका एक, देखिए एक चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना ही किसी स्वर के उच्चारण में समय लगता है, तो ह्रस्व है। जैसे अ, उ, री, ली, री, ये जो है एक मात्रिक है। इसीलिए कहा कि एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणा स्वरा ह्रस्व स्वरा भवन्ति। विद्यार्थियों, ये एक मात्रा, यही मूल स्वर है, यही एक मात्रिक स्वर है, और इसी को हम कहते हैं एक मात्रा कालेन। अब देखो एक मात्रा काल ये कौन कौन से हैं? यथा अ, ई, उ, री, और संस्कृत में री भी है। एतावन्तः, एतावन्तः माने इतने, ह्रस्व स्वराः सन्ति, ह्रस्व स्वराः सन्ति, ये इतने जो हैं वो ह्रस्व स्वर हैं। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि एक मात्रिक स्वराः कति भवन्ति संस्कृते, तो पंच, लघु स्वराः कति भवन्ति, तो पंच, एक मात्रा कालेन उच्चार्यमाणः स्वराः किम भवन्ति, तो ह्रस्व स्वराः भवन्ति। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि संस्कृत कठिन नहीं है, हमारे मन में जो ये भय है उसको आपको निकालना है। चलो अब दूसरी बात करते हैं हम। ये भेद, जो 3 प्रकार के जो भेद बता रहा हूं, ये कालकृत के अनुसार है। कालकृत को दर्शाने वाला जो सूत्र है संस्कृत में बहुत सिंपल है, ये उकालो झ्रस्व, ये संधि हो गई, ह का झ बन गया, झ्रस्व, फिर दीर्घ प्लुतः। ठीक है, चलिए अब यहां पर दीर्घ स्वर की बात करेंगे। दीर्घ स्वरा, दीर्घ स्वरा का मतलब है द्विमात्रिक, आमतौर पर हम उसको द्विमात्रिक कहते हैं। तो क्या होगा? द्विमात्रा। देखो यहां पर एक मात्रा, आगे सेम लिख दो, द्विमात्रा कालेन, संस्कृत बहुत सरल है, कालेन उच्चार्यमाणा स्वराः दीर्घ स्वराः भवन्ति। मानी 2 मात्रा में जितना समय लगता है उतना यदि किसी स्वर के उच्चारण में समय लगेगा तो वो दीर्घ स्वर है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। द्विमात्रा कालेन उच्चार्यमाणा स्वरा दीर्घ स्वरा भवन्ति यथा। अब द्विमात्रा वाले जो है वो दीर्घ होते हैं। तो ये जो दीर्घ है, इसमें इसको भी हमारे विद्वानों ने 2 भागों में बांट दिया। एक तो समानाक्षर स्वर, समानाक्षर स्वराः। समानाक्षर स्वरा का मतलब क्या हुआ? देखो ये जो दीर्घ स्वर है, ये इसमें 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ के 2 भेद हो गए। एक तो जिन दीर्घ स्वरों का निर्माण समान स्वर के मिलने से हुआ तो वो समानाक्षर है, और जिनका 2 अलग अलग विजातीय स्वरों से मिलने से हुआ वो संध्याक्षर है, संधि वाले अक्षर। और इनको इसीलिए जो है कुछ विद्वान इन्हीं को क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। आगे लिख दूंगा। तो समानाक्षर स्वर कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं, देखो अ के बाद में जब अ आता है तो दीर्घ संधि में क्या बन जाता है? आ बन जाता है। तो ये एक हो गया। हम दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, 2 मात्रा वाले हैं। 2 दीर्घ स्वर के 2 भेद कर दिए मैंने, समानाक्षर और संध्यक्षर। फिर इसमें मैं बता रहा हूं कि समानाक्षर स्वर जो है वो कौन से होते हैं? जो 2 समान स्वरों के, मानी एक ही उसका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, जो सवर्ण और असवर्ण, सजातीय विजातीय जो स्वर हैं उनके आधार पर, मानी सजातीय स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उसको हम समानाक्षर दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अ आ से आ बनेगा, फिर ई और ई मिला तो क्या बना? देखो ये ई बना, तो ये ई है तो क्या? दीर्घ। लेकिन दीर्घ में कौन सा है? समान अक्षर है, मानी समान अक्षर से निर्मित हुआ है। उसके बाद में ये आपका ऊ ह्रस्व, ये ऊ ह्रस्व और दीर्घ ऊ, तो ये तीसरा हो गया। और ये री ह्रस्व,
और ये री ह्रस्व, और ये जो है हिंदी में ये दीर्घ री चलता नहीं है, संस्कृत में ये दीर्घ री है। तो ये 4 स्वर जो हो गए है तो दीर्घ, लेकिन दीर्घ का जो आंतरिक भेद है वो कौन सा है मित्रों? समानाक्षर है। अब हम बात करेंगे, पहला हो गया, ये दूसरा आपका कौन सा बताया था मैंने? संध्यक्षर, संधि अक्षर, संध्याक्षर नहीं करना है इसको, संधि और अक्षर। संधि हो गई यहां पर कौन सी? यण संधि, यहां पर समान और अक्षर दीर्घ संधि। संध्यक्षर ये कौन कौन सा है? जैसे अ और ई से मिलाओगे तो क्या बनेगा? बोलो, ए बनेगा। ये संधि में काम आएगा आपको, ये तो खैर प्राथमिक चीजें हैं। फिर देखो, अ और ए से मिलाओगे तो क्या बनेगा? आई बनेगा, ये 2। और फिर अ के बाद में ऊ जोड़ोगे तो क्या बनाओगा? ओ बनेगा, दोनों को मिलने से। और अ के बाद में जब ओ जोड़ दोगे तब ये क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। और ये 4 कौन से 4? ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर है ये मित्रों संध्यक्षर दीर्घ स्वर हैं। और आ, ई, उ और री जो है तो दीर्घ, लेकिन समानाक्षर दीर्घ स्वर है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, आमतौर पर हम ऐसा मान लेते हैं, मैं विद्यार्थियों से कई बार सुनता हूं कि देखो ये ए को हम ह्रस्व मान लेते हैं, ऐ को हम दीर्घ मान लेते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। ए ह्रस्व, ये दीर्घ, क्योंकि इसके ऊपर हमें मात्रा दिखाई दे रही है। जैसे अ से आ बनाते हैं ना, वैसे ही हमें लगता है ए से ऐ बना। नहीं, ये चारों के चारों ए, ऐ, ओ, औ इनके कभी ह्रस्व होते ही नहीं है। और लृ वर्ण का कभी दीर्घ नहीं होता। देखो, लृ का हमने दीर्घ नहीं लिया था, यहां पर हमने यहां पर बताया था आपको कि ये जो था उसका दीर्घ नहीं था। देखो, लृ का दीर्घ नहीं है, ये ध्यान रखो। तो ये हो गए। अब ये समानाक्षर, संध्यक्षर, और इसी को हमारे कुछ जो है विद्वान जो है वो संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त का मतलब आप समझ रहे हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, कुछ लोग इनको मिश्रित स्वर कहते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में ये संयुक्त स्वर से अधिक मिश्रित स्वर है। क्यों है? क्योंकि संयुक्त स्वर में कोई चीजें दोनों अलग अलग दिख सकती हैं, व्यंजन जैसे संयुक्त होते हैं, और मिश्रित में वो दिखता नहीं है। जैसे दूध और पानी को हम मिला देते हैं तो वो अलग अलग उनका स्वरूप दोनों का समाप्त हो जाता है, मिश्रित स्वर है। खैर, तो ये हो गए कितने? देखो, ये कितने हो गए? 5। समझ में आ गई? ये कितने हो गए आपके दीर्घ स्वर? 8। और तीसरे प्रकार के जो स्वर हैं कालकृत भेद के आधार पर, वो कौन सा है? वो है प्लुत स्वराह। अब प्लुत स्वराह ये जो है कहते हैं, देखो बहुत सिंपल है, एक मात्रा कालीन, द्विमात्रा कालीन, यहां पर बोलो क्या, अपने आप बना सकते हो, त्रिमात्रा कालीन उच्चार्यमाणः। अब तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, उच्चार्यमाणः वर्णः, प्लुत उच्चार्यमाणः स्वरः, प्लुत स्वरः भवन्ति। माने कि त्रिमात्रा कालीन उच्चार्यमाणः स्वरः प्लुत स्वरः भवन्ति। 3 मात्रा के काल में जितना समय लगता है उतना जिस स्वर्ण के उच्चारण, 3 मात्रा का मतलब देखो, आ में जैसे अ बोला तो 1 आ 2 चुटकी और आ 3 चुटकी, ये प्लुत स्वर का मतलब क्या है? 3 मात्रा। अब मैंने आपको मात्रा और वर्तनी की जब बात करी थी तो आप दिमाग लगाओ कि 3 तो फिर वर्तनियां ऐसे तो आप कभी किसी वर्ण में देख ही नहीं पाओगे। तो मात्रा और वर्तनी अलग अलग है। वर्तनी जो वर्तती है व्यंजनों के आगे पीछे ऊपर नीचे, वो वर्तनी है, और मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में लगा समय है। अब देखो, त्रिमात्रा कालीन उच्चार्यमाणः स्वरः प्लुत स्वरः कथन्ति। अब ये प्लुत स्वर का प्रयोग कहां होता है? हमारी भारतीय संस्कृति का एक बड़ा शब्द है ओम, जो मैं रोज कक्षा जब शुरू होती है तब मंगलाचरण के रूप में हमेशा बोलता हूं और हमेशा बोलता रहूंगा। ओम, जब मैं ये ओ को जब लंबा खींच रहा हूं, ओ 3 चुटकी का समय लग रहा है। उसी प्रकार संगीतकार जब अपने संगीत की शुरुआत करता है तो उसको हम टेर बोलते हैं, तो वो करता है ना उसी प्रकार प्रत्येक स्वर को बोल सकते हैं। वो स्वरों को लंबे समय तक खींचा जा सकता है, व्यंजन को लंबे समय तक बोला नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं एक मात्रो भवेद ह्रस्वम् द्विमात्रो दीर्घम् उच्यते
द्विमात्रस्तु प्लुतो जेयो व्यंजनम सार्धमात्रिकम। संस्कृत में कहते हैं कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वम, एक मात्रा वाला जो है, मात्रा मानी क्षण वाला जो है, वो जो है ह्रस्व है। द्विमात्रो दीर्घम उच्यते, द्विमात्र जो है दो मात्रा के समय में, जैसा कि द्विमात्रा काले उच्चारिमाणा स्वरा दीर्घ स्वरा, और त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो, तीन मात्रा वाले को प्लुत जानना चाहिए, इसीलिए हमने त्रिमात्रा। और व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो है वो अर्धमात्रा मानी उसकी आधी मात्रा होती है। व्यंजन को हम बहुत लंबे, आप क को लंबे समय से बोल ही नहीं सकते, ह को बोल ही नहीं सकते। इसका 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 एक वैज्ञानिक वो जो है वो अलग है, लेकिन आप सामान्यतः विद्यार्थी यदि इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचेगा तो समझ में आ जाएगा। स्वरों को लंबे समय तक खींचा जा सकता है, कितना भी खींचा जा सकता है। आप क बोलोगे तो क एक आधी मात्रा का आएगा, और आधी मात्रा का मतलब क्या हुआ, आगे बात करेंगे। खैर, तो अब ये प्लुत स्वर मैं कह रहा था संगीत शास्त्र में काम आते हैं। दूर खड़े व्यक्ति को जब हम बुलाते हैं तब क्या बोलते हैं, भो राम भो राम। तो ये जो हम कर रहे हैं, इसी प्रकार जब हम हंसते हैं, यदि वयं हास्यं कुर्मः चेत स्वयं में स्वरः प्लुत स्वरः आयान्ति, स्वयं में प्लुत आ जाते हैं। यदि वयं रोदनम कुर्मः, जब हम रोते हैं तब स्वयं में प्लुत स्वराणाम उच्चारणम भवति, प्लुत स्वरों का उच्चारण अपने आप होता है जब आप रोगे, हंसने में, संगीत शास्त्र में, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में। और ओम इत्यादि जो है वो प्लुत स्वर है। अब इनकी संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों ये देखो, आप को साथ में ऐसे कर सकते हो, तो आ ई उ री ली को विकल्प से माना जाता है, ये भी ध्यान रखना। और फिर ए, ये तीन का चिन्ह है, फिर ये आई, फिर ये ओ, और फिर ये औ। माने कि ये कितने हो गए, देखो, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव, तो ये कितने हो गए आपके, 9। मैंने ली के ऊपर यहां पर गोला बना दिया, क्यों, क्योंकि ली को दीर्घ नहीं मानते, ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि ली का जो है वो दीर्घ होता ही नहीं, इसलिए इनमें कहीं ली का प्रयोग नहीं हुआ। प्लुत में कुछ जो है विद्वान जो है, वैयाकरण जो है, वो ली को प्लुत मानते हैं, कुछ नहीं मानते, इसीलिए यहां पर 21 और 22 की बात हुई। तो यहां पर ये ध्यान रखो कि इनकी संख्या कितनी हो गई, 9 संख्या हो गई। अब देखो यहां पर अपन जोड़ते हैं, या इधर जोड़ लेते हैं, देखिएगा ह्रस्व स्वर जो है वो कितने हो गए, अपने आप बताइएगा, 5 हो गए। इसी को एक मात्रिक कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनकी 2 मात्रा का समय लगता है वो कितने हो गए, बोलो 8 हो गए। और प्लुत स्वर कितने हो गए, बोलो कितने हो गए, 9 हो गए। इन सब को जोड़ लोगे तो कितने हो गए, 22, और -1 कर दोगे, मानी ली को जो नहीं मानते हैं वो कितने मानेंगे, यहां पर 8, तो 8 और 8 16 और 5 एकविंशति, और ये ली इत्यस्य वर्णस्य प्लुत स्वीकुर्वन्ति ये जनाः तेषां मते 22 भवति स्वर वर्णानाम संख्या। तो ये एक बात थी कि कालकृत के आधार पर, काल के आधार पर स्वरों का क्या भेद है। आप जीवन में यदि इस कक्षा को आपने सुन लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कोई भी परीक्षा में चले जाना, आपको कहीं कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब इसके लिए मैंने एक अभी जो श्लोक बोला था वो आपको याद होना चाहिए, तो वो देखिएगा, वो लिख लीजिएगा, मैं लिखा देता हूं आपको, लिखिएगा, एक मात्रो भवेद ह्रस्वम द्विमात्रिकम दीर्घम उच्यते। अब आपसे कोई पूछे कि एक मात्रो किम भवेत्, तो ह्रस्वम भवेत्, द्विमात्रिकम किम उच्यते, तो दीर्घम उच्यते, दीर्घम उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेयो, प्लुतो जेयो माने जानना चाहिए, जेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन जो है उसको हमें अर्ध मात्रा वाला मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, मैंने आपको कहा था कि मैं आगे बताऊंगा। जैसे देखो, अब इसमें आप एक शब्द है दुर्गा,
अब ये दुर्गा शब्द में देखो, दुर्गा दुर्गा, ये र जो है ना वो है व्यंजन है, विशुद्ध व्यंजन है, रेफस्य ऊर्ध्वगति भवति। तो रकारस्य उच्चारण जो द में जितना समय लगता है, मानी दू बोलने में जितना समय लगा, तस्मात् अर्ध एव समय लगति, अतः व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो है उसको हम अर्धमात्रा वाला कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये जो है यहां से हमने शुरू किया। कालकृत के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इसके भेद होते हैं। ये इसको आप एक बार फटाफट लिखिएगा। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम स्थानकृत भेद की बात करेंगे। आज हमने बात करी थी इसमें कालकृत भेद की, आगे की कक्षा में हम स्थानकृत भेद की बात करेंगे। स्वरों की क्या है स्थानकृत भेद और नासिकाकृत भेद, और स्वरों के संपूर्ण विभाजन का तरीका क्या है, उसके बारे में आगे की कक्षा में बात करेंगे। नमस्ते।